हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की रातों रात ईरानी राष्ट्रपति से बात, क्या हुई बातचीत। तो वहीं दोस्तों एक्सक्लूसिव बहुत बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। खामनेई की पत्नी की मौत की खबर निकली गलत, बताएंगे अगर उनकी नहीं गई है जान तो कहाँ है वो, क्या खुलासा हुआ है उनको लेकर सबसे पहले बताएंगे। तो वहीं अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरशिप गेराड में लगी आग, ईरान पर हमले के लिए बतौर बेस इस्तेमाल कर रही यूएस आर्मी। तो वहीं दोस्तों ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के बनने के बाद यानी पद संभालने के बाद पहली सबसे बड़ी चेतावनी दी है अमेरिका और इजराइल को। उन्होंने बताएंगे क्या कहा, क्या धमकी दी है। तो वहीं दोस्तों ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से व्यापारी अपने जहाजों को लेकर, कंटेनर्स को लेकर निकले, हम तुमको पूरी सुरक्षा देंगे। लेकिन अब खुद ट्रंप की सेना ने सुरक्षा देने से कर दिया मना, कह दिया हमारी हिम्मत नहीं कि हम तुमको सुरक्षा दे पाएंगे। बताएंगे दोस्तों कैसे। ट्रंप की ही बात को काट दिया ट्रंप की सेना ने। तो वहीं ट्रंप प्रशासन पर भड़क गए अमेरिकी सांसद। तो वहीं दोस्तों अगर आप भी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर काफी डर चुके हैं तो आपको हम बहुत बड़ी और नई चीज बताने वाले हैं, नया नंबर बताने वाले जिस पर आप कर सकते हैं कॉल। भारत की मोदी सरकार ने क्या कहा एलपीजी सिलेंडर के क्राइसिस को लेकर। दोस्तों एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए ही खबरें बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत के ऐसे क्षण में जब पूरी दुनिया युद्ध में जुटी हुई है, दिल से समर्थन करते हैं भारत का, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह लीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां मिडिल ईस्ट में जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से क्षेत्रीय गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए बातचीत की। मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा के निर्बाध परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और संवाद कूटनीति का आग्रह किया। मिडल ईस्ट में जारी जंग का असर अब ग्लोबल ऑयल मार्केट पर साफ साफ दिखाई देने लगा है। भारत में एलपीजी गैस की कमी की संभावना को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% आवाजाही प्रभावित है। देश में अभी पर्याप्त गैस है, गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, माल और ऊर्जा के निर्बाध पारगमन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत में पश्चिम एशिया संकट पर गहरी चिंता जताई। दोस्तों ऐसे समय में जब ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं या ईरान लगातार युद्ध में व्यस्त है, इसके बावजूद भी जयशंकर जी का ईरान के विदेश मंत्री से बात करना और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ईरानी राष्ट्रपति से बात करना और उनका भी फोन उठाना, ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव संकेत है दोस्तों की भारत के साथ आज भी ईरान बातचीत करने को तैयार है। हालांकि और क्या क्या बातें हुई ये सामने नहीं आई है दोस्तों, जितनी बात बताई गई है वही हम आपको बता रहे हैं। और जिस प्रकार से भारत के जहाजों को, भारत के कंटेनर्स को इजाजत दी गई है भारत पहुंचने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एंट्री मिल गई है, ये वाकई में भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के समान मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो वहीं आपको चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर बता दें, जिंदा है खामेनेई की पत्नी बघेर जाते हैं। जी हाँ, ईरानी मीडिया ने कहा कि मौत को लेकर अफवाह फैलाई गई, झूठी खबरें फैलाई गई ईरान के द्वारा। दोस्तों बता दें अभी बहुत बड़ी और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां हम सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहे हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की पत्नी को लेकर फैली मौत की खबरों को ईरानी मीडिया ने गलत बता दिया। ईरान की सरकारी मीडिया और न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि खामेनेई की पत्नी मंजूर है खोजस्ते बघेरजादे जीवित है और उनके निधन की खबरें पूरे तरीके से गलत हैं। जी हां, दरअसल हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के दौरान कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका और इजराइल के हमले में अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि उसी हमले में उनकी पत्नी भी मारी गई। अब इन खबरों के फैलने से सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी भ्रम की स्थिति बन गई थी। हालांकि ईरान की मीडिया ने अब इन दावों को पूरे तरीके से खारिज करते हुए कह दिया है कि मंजूर
तो जस्ते है बघेर जादे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, जिंदा है और उनके निधन की खबरें अफवाह थी। बताया जा रहा है कि जब ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई ने गुरुवार को अपना पहला आधिकारिक बयान जारी किया तो उसमें अपनी मां के निधन का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद ईरानी मीडिया ने यह साफ कर दिया कि उनकी मौत की खबरें गलत थी। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण लगातार कई तरह की खबरें और दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे माहौल में कई बार अपुष्ट जानकारियां तेजी से फैल जाती हैं। ईरान की सरकारी एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से आई खबरों पर ही भरोसा करें, उसके अलावा किसी भी खबरों पर भरोसा ना करें। और आपसे भी हम कहना चाहते हैं दोस्तों, आप भी हमारी खबरों का इंतजार कीजिएगा और कहीं पर भी फेक खबरों पर भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम बेशक खबर में देरी करते हैं, लेकिन या यूं कहे कि अपडेट आपको देने में देरी अवश्य होती है, लेकिन एकदम सच्ची और ऑथराइज्ड खबर आपको बताते हैं, क्योंकि सच्ची खबरों को ढूंढने में, विश्लेषण करने में समय तो लगता ही है। इसीलिए जो लोग हमें शुरुआत से देख रहे हैं, डे 1 से देख रहे हैं हमारी खबरों को, उनको हम पर जरूर भरोसा होगा। लेकिन जो नए हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप भरोसा कीजिए कि हम हमेशा से क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में भरोसा करते हैं। जी हाँ, और कौन हमें कितने सालों से हमारी खबरों को देख रहा है अवश्य कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बता दें कि हाल ही में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमलों में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और कई वरिष्ठ नेता मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, आप ये भी मान सकते हैं, फिलहाल तो उनकी पत्नी के जिंदा होने की खबर आ ही गई, लेकिन हमें तो खामेनेई के मौत तक पर भी अभी भी डाउट हो रहा है दोस्तों कि क्या कहीं ईरान कोई चाल तो नहीं चल रहा है, अपने आप को विक्टिम दिखाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है खामेनेई को छुपाकर, ताकि दुनिया को ये लगे कि अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो चुकी है और इसी वजह से ईरान अमेरिकी जितने भी एयर बेस है उनको ध्वस्त कर रहा है और फिर बाद में अयातुल्ला खामेनेई को उजागर करेगा ईरान। कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि आप अभी भी ये कंफर्मली नहीं कह सकते हैं कि अयातुल्ला की मौत हो ही गई होगी। इसके पीछे ईरान की कोई नई चाल, नई साजिश भी हो सकती है ताकि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। जो बंदा दशकों से युद्ध की तैयारी कर रहा हो, क्या आपको लगता है कि वो मात्र एक झटके में ही मारा जाएगा? इसीलिए इस बात को लेकर काफी संदेह हमें भी होता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरशिप गेराल्ड में लगी आग ईरान पर हमले के लिए बतौर बेस इस्तेमाल कर रही है यूएस आर्मी। दोस्तों, ईरान वॉर में शामिल अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड R.Ford बोले तो CVN-78 में आग लग गई है। आग युद्धपोत के मुख्य लॉन्ड्री में लगी है। दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत में शामिल यूएसएस गेराल्ड R.Ford इस वक्त लाल सागर में खड़ा है। इस युद्धपोत को अमेरिकी सेना ईरान पर प्रहार करने के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल अमेरिकी नेवी ने यह दावा किया है कि आग की वजह युद्ध से जुड़ी नहीं है। तो वहीं आपको बता दें, क्या अब ईरानी पाताल लोक में मचेगी तबाही? पहली बार यूके से बंकर बस्टर बम गिराने की तैयारी, B-1B लॉन्चर भी तैनात। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की अमेरिका को धमकी देने के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भी ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत पहली बार अमेरिकी ब्रिटिश एयरबेस का इस्तेमाल कर ईरान पर हमले की तैयारी करने में जुटी है। इसके लिए अमेरिका ने 3 B-1B लॉन्चर बम वर्षक विमान ब्रिटेन के RAF फेयरफोल्ड एयरबेस पर रेडी टू मूव तैनात कर रखा है। माना यह जा रहा है कि यह ब्रिटिश ठिकाने से ईरान पर अमेरिकी हमलों का पहला बड़ा मिशन हो सकता है। B-1B लॉन्चर एक लंबी दूरी का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो बड़े पारंपरिक पेलोड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार एयरबेस पर ग्राउंड क्रू को JDAM यानी कि जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट से लैस बंकर बस्टर बमों को विमान में लोड करते हुए देखा गया। ये किट सामान्य बमों को GPS निर्देशित सटीक हथियार में बदल देती है। इन किट को 500 पाउंड के MK-82, 1000 पाउंड के MK-83 और 2000 पाउंड के MK-84 बमों पर लगाया जा सकता है। इन्हें BLU-109 जैसे पेनिट्रेटर बमों पर भी लगाया जा सकता है जो भूमिगत या मजबूत सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, हो सकता है कि अब ईरानी पाताल लोक तक में तबाही मचाने वाला है अमेरिका। इससे पहले दोस्तों, मोज्तबा खामेनेई ने इजराइल अमेरिका पर भड़कते हुए बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। कह दिया कि हर मौत का लेंगे बदला, आवश्यकता पड़ी तो खोल देंगे नए मोर्चे। जी हाँ,
ईरान के नए सर्वोच्च नेता मौजतबा खामेनी ने पद संभालने के बाद अपने पहले संदेश में ही अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी दिया। उन्होंने कहा कि हालिया हमलों में मारे गए ईरानियों की हर मौत का बदला लिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष के नए मोर्चे भी खोल दिए जा सकते हैं। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित इस लिखित संदेश को एक महिला एंकर ने पढ़कर सुनाया। इसमें खामेनी ने कहा कि ईरान अपने शहीदों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा और ये देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक बदले की कार्रवाई का एक हिस्सा शुरू हो चुका है, लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से पूरा नहीं हो जाता तब तक ये ईरान की प्राथमिकता बना रहेगा। दोस्तों, अपने संदेश में मौजतबा खामेनी ने कहा कि ईरान की सैन्य रणनीति केवल रक्षात्मक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मौजूदा संघर्ष के दौरान अन्य मोर्चे भी खोले जा सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों का निशाना बनाना जारी रखेगा जहां से ईरान के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर बिजली ढांचे पर हुआ हमला तो अमेरिकी सैनिक को टारगेट बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी ने भी अमेरिका को बहुत बड़ी कड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कह दिया कि अगर अमेरिका ईरान की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर हमला करता है तो तेहरान जो है वो पूरे क्षेत्र के बिजली ग्रिड को निशाना बना सकता है। लारीजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे क्षेत्र में आधे घंटे से भी कम समय में अंधेरा छा जाएगा और यही अंधेरा सुरक्षा के लिए भाग रहे अमेरिकी सैनिकों का पीछा करने का अवसर देगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, अब बात कर लेते हैं द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या है ईरान का रवैया। दोस्तों, हॉर्मुज में इंजन बंद कर खड़े विदेशी तेल जहाज और बार बार ईरान कह रहा है कि अगर 1 इंच भी यहाँ से हिले तो तुम सभी को मार दिया जाएगा। दोस्तों, नो मूव जोन के सहारे ईरान ने दुनिया को बंधक बना लिया है। बता दें, पूरी दुनिया में इन दिनों हॉर्मुज, जल डमरू मध्य बोले तो दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पर्शियन गल्फ बोले तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री रास्ता अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव में ईरान के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन गया है। इसी रास्ते के सहारे ईरान जो है वो अब दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पर्शियन गल्फ का ये बेहद अहम समुद्री मार्ग इस समय भारी तनाव में है। ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोले तो IRGC ने यहाँ कड़ी निगरानी और सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार कई विदेशी तेल टैंकर इस इलाके में समुद्र के बीच खड़े हैं और उन्हें इंजन तक चालू करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ईरान ने यहाँ एक तरह का नो मूव जोन बना दिया है जहां जहाजों को अपनी जगह तक से हिलने तक की मनाही है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को पहले ईरान की अनुमति लेनी होगी। अगर कोई जहाज चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ता है तो उसे निशाना बना करके उड़ा दिया जाता है। एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री में यह भी दिखाया गया है कि कई विदेशी जहाज समुद्र में खड़े हैं और उन्हें इंजन तक चालू करने की अनुमति नहीं दी जा रही। ईरान का दावा है कि अगर कोई जहाज कुछ मीटर भी आगे बढ़ा तो उस पर ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जा सकता है। अब तक ऐसे 14 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाने का दावा किया है ईरान ने। ईरानी बलों ने अब तक करीब 14 तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। दोस्तों, ये स्थिति अभी हॉर्मुज की। लेकिन वही चौंका देने वाली खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इन व्यापारियों को कह रहे हैं कि तुम अपने जहाजों को लेकर, अपने कंटेनर्स को लेकर दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरो, हम तुमको सुरक्षा देंगे। लेकिन वहीं डोनाल्ड ट्रंप के आर्मी ने अब मना कर दिया, कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हम किसी भी कीमत पर सुरक्षा देने को तैयार नहीं है। ईरान युद्ध के कारण जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर तेल और गैस आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है, इस बीच अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने कह दिया है कि फिलहाल अमेरिकी सेना जो है वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्रिस राइट ने गुरुवार को CNBC से बातचीत में कहा कि अभी अमेरिकी सैन्य संसाधन पूरे तरीके से ईरान की आक्रामक क्षमताओं और उसके सैन्य ढांचे को निशाना बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि टैंकरों को एस्कॉर्ट करने की व्यवस्था जल्द शुरू हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि राइट ने यह भी संकेत दिया है कि महीने के अंत तक अमेरिकी नौसेना द्वारा टैंकरों को सुरक्षा देने की व्यवस्था शुरू होने की संभावना है। दोस्तों, अब ऐसे में एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी हाँपने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेना जमीनी बात कर रही है, औकात की बात कर रही है कि हमारी अभी औकात नहीं है कि हम तुमको हॉर्मुज में सुरक्षा दे पाए। तो फिर ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं दोस्तों। और इसी के बिहार पर जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जो आपको बता देगा कि डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी कैसे खोखली बयानबाजी रहती है। ईरान युद्ध को लेकर अब ट्रंप प्रशासन पर अमेरिकी सांसद भड़क गया दोस्तों, कहने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बकवास करने का टाइम है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान युद्ध
को लेकर ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। शुरुआत में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य लेकर ईरान पर हमला करने वाला अमेरिका अब इस युद्ध में फंसता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी हो गई है, जिसके बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और तेहरान भी लगातार लंबे युद्ध की धमकी दे रहा है। इस बीच अमेरिका के डेमोक्रेटिक सांसद क्रिस मर्फी ने राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास न तो हॉर्मुज खोलने की कोई योजना है और न ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोई योजना है। तो इसी बीच आपको बता दें दोस्तों, यही वजह है कि ईरान युद्ध नहीं रुका तो सिर्फ एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कमी ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट में हेल्थ इमरजेंसी भी लागू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ईरान युद्ध को लेकर अब जानकारों का ये मानना है, विशेषज्ञों का ये मानना है कि जंग नहीं थमी तो मिडिल ईस्ट के 22 देशों में भयानक से भयानक मानवीय संकट पैदा हो सकता है। इसके साथ ही ग्लोबल हेल्थ एजेंसियों ने हेल्थ सेक्टर से जुड़ी आपदा आने के कई तर्क दिए हैं। यूं तो हथियारों से लड़े जाने वाले युद्ध को मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखा जाता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध के नतीजे लड़ाई के मैदान से कहीं आगे मानव सभ्यता के विनाश की चरम सीमा तक जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक मिडिल ईस्ट में हेल्थ इमरजेंसी कभी भी शुरू हो सकती है, जिसमें बेगुनाह लोगों को गंभीर चोट पहुंचने, केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों से फैलने वाली बीमारियों से ग्रसित होने के साथ साथ लोगों की मेंटल हेल्थ पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। WHO का मानना है कि मिडिल ईस्ट में हेल्थ केयर सर्विस में रुकावटें आ सकती है। यहाँ तक के यहाँ के अस्पतालों को नुकसान पहुंचने के साथ लाखों लोगों के बेघर होने और दवाओं के खत्म होने तक की पूरी आशंका है। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट ने हाल के दशकों में कई बार अघोषित जंग के हालातों का सामना किया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब बम से ज्यादा बीमारियों से मौत होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी लागू तक होने की बात कह दी है WHO ने और हेल्थ से जुड़े सलाहकारों ने। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत के साथ जिस तेल पाइपलाइन को लेकर शेख हसीना को कहा गया भारतीय एजेंट, आज वही तेल पाइपलाइन बनी बांग्लादेश की लाइफ लाइन। दोस्तों, भारत एक बार फिर बांग्लादेश के लिए तारणहार बनकर उभरा है। ईरान की जंग के चलते दुनिया भर में आए ऊर्जा संकट के दौरान भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की सप्लाई भेजी है। ये खबर हमने आपको सुबह बताया ही था दोस्तों, लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये कि ये आपूर्ति उसी पाइपलाइन से की गई है जिसका निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान किया गया था। इस आपूर्ति ने शेख हसीना के खिलाफ फैलाए गए जमात और BNP का उस प्रोपेगेंडा की भी पोल खोल कर रख दी, जिसमें पाइपलाइन की भारतीय दबदबे का प्रतीक कहकर आलोचना की गई थी। शेख हसीना को भारतीय एजेंट तक कहा गया था और उन पर देश बेचने का गंभीर आरोप भी लगाया गया था। शेख हसीना की अवामी लीग सरकार में सूचना मंत्री रहे मोहम्मद अली अराफात ने अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश की जमात इस्लामी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि इस पाइपलाइन के बनने के BNP और जमात ने शेख हसीना पर देश को भारत के हाथों बेचने का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि यह प्रोजेक्ट देश के हितों को बेचने का हिस्सा है। उन्हें अनगिनत आलोचनाओं और आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उसी पाइपलाइन के जरिए भारत से डील आयात किया जा रहा है, जिससे देश की ईंधन आपूर्ति कुछ आसान और अधिक स्थिर हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय दबदबे का नैरेटिव पाकिस्तान समर्थक रजाकार ग्रुप ने मुक्ति संग्राम के दौरान बनाया था, जो आज भी प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों, अराफात ने शेख हसीना के विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि वे बांग्लादेश की आजादी समर्थक ताकतों और भारत के बीच बराबरी के आधार पर बनी दोस्ती को भारतीय दबदबा कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सोच अभी भी पाकिस्तान समर्थक आदर्शों के आगे झुके हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, रशिया का भारत को 5th जनरेशन के फाइटर जेट का तगड़ा ऑफर, कहा AESA रडार सिस्टम और साथ में सोर्स कोड भी मिलेगा। जी हां, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। बता दें, भारतीय वायुसेना फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करने के लिए फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट्स को लेकर डील करने वाली है। उसके बावजूद भारत की सबसे बड़ी टेंशन 5 हैवी पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर है, क्योंकि चीनी एयरफोर्स पहले से ही J-20 और J-35 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि चाइना पाकिस्तान के साथ 5 हैवी पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर डील कर सकता है। भारत को 5 हैवी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए अमेरिका और रशिया से ऑफर मिला है। हालांकि अब तक उसने ना तो अमेरिकी F-35 और ना ही रूसी सुखोई 57 को लेकर कोई हामी भरी है। इस बीच रशिया की ओर से भारत को सुखोई 57 M1E के लिए ऐसा ऑफर दिया है जिसे मना करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, रशिया ने भारत को सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट का अपडेटेड वाला वर्जन ऑफर किया है। वहीं आपको बता दें, भारतीय सरकार
सरकार ने माना घबराहट की वजह से सिलेंडर बुकिंग बढ़ी है। रोज 50 लाख सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं। 1 लाख पेट्रोल पंप पर तेल की कमी नहीं है। जी हाँ, भारत सरकार के विदेश, शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को देश में कच्चे तेल और गैस की किल्लत को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने माना कि देश में हालात चुनौतीपूर्ण है और घबराहट के कारण देश भर में सिलेंडर बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत अपनी आवश्यकता का करीब 60% एलपीजी आयात करता है, जिसमें से लगभग 90% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। देश में रोजाना करीब 50 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि देश में कच्चे तेल की सप्लाई की स्थिति पूरे तरीके से संतोषजनक है और देश के करीब 1 लाख पेट्रोल पंपों में से किसी पर भी ईंधन खत्म होने यानी ड्राई आउट की स्थिति नहीं है। अमेरिका, इजरायल की ईरान से जंग के बीच भारत में एलपीजी की डिमांड बेशक बढ़ गई है। देश भर में गैस सिलेंडर एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी रही हैं। सिलेंडर की कालाबाजारी भी होने लगी है। राज्यों में 900 के घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 1800 तक वसूले जा रहे हैं। लेकिन अब वहीं मोदी सरकार इस पर सख्त हो गई है। दोस्तों, एलपीजी को लेकर दहशत फैलाने वालों पर अब होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। राज्य सरकारों को दे दिए मोदी जी ने कड़े निर्देश। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश में एलपीजी को लेकर फैल रही अफवाहों और घबराहट पैदा करने की कोशिशों पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर गैस को लेकर डर का माहौल बनवा रहे हैं, लेकिन इससे वे खुद ही जनता के सामने बेनकाब भी हो रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा कि मौजूदा हालात का फायदा उठाकर कुछ लोग जरूरी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे बेईमान तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और किसी को भी जनता को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुझे भरोसा है कि हम कोविड काल की तरह ही इस संकट से भी पार पा लेंगे। आज विश्व कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत तेजी से और निरंतर प्रगति कर रहा है। इस संकट से कोई भी देश अछूता नहीं है, लेकिन हम इस चीज पर भी भरोसा कर रहे हैं कि कोविड काल की तरह ही इस संकट से भी पार पा लेंगे। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो उधर आपको बता दें, बंगाल चुनाव में पहली बार इसी ने उठाया कदम। रिटर्निंग अफसर पर बड़ा फैसला, अब किन की होगी तैनाती। दोस्तों, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पहली बार देश के अन्य हिस्सों की तरह 152 चुनाव क्षेत्रों में एसडीएम या उसके बराबर या उससे ऊंचे लेवल के अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी निर्वाचन अधिकारी के पद पर अपग्रेड कर तैनाती को मंजूरी दी है। चुनाव आयोग की तरफ से कल यानी 12 मार्च को जारी एक नोटिफिकेशन में राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में एसडीएम या उसके बराबर या उससे भी ऊंचे लेवल के रिटर्निंग ऑफिसर्स की लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, अधिकारियों के अनुसार यह कदम तब उठाया गया जब चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उचित रैंक के अधिकारियों को नामित करे, जो चुनाव कराने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। दोस्तों, साथ ही क्या पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी में सस्पेंस हो गया खत्म। सीईसी की बैठक में 145 उम्मीदवारों के तय हुए नाम। जी हां, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की करीब 160 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान तकरीबन 145 सीटों पर नाम तय होने की बात सामने आ रही है। पार्टी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर वर्तमान विधायकों को फिर से चुनाव लड़ाया जाएगा। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 14 मार्च को कोलकाता में प्रस्तावित रैली के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। राज्य की बाकी सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आगे आयोजित की जाएगी। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए एजेंसियों ने बदला समय। इस नंबर पर कर सकते हैं कॉल। गैस सिलेंडर की बुकिंग करानी है तो सुबह 5 बजे जागे, क्योंकि सुबह 5 बजे से 7 और रात में 8 बजे से 12 बजे तक ही फोन से बुकिंग होगी। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक करीब 13 घंटे बुकिंग बंद रहेगी। बुकिंग भी सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं की होगी जिन्हें पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के लिए 25 दिन से अधिक हो चुके हों। गैस संकट के बीच ऐसे नोटिस एजेंसियों पर चस्पा कर दिए गए हैं। दोस्तों, इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस कंपनी उपभोक्ताओं के सिलेंडर की बुकिंग रजिस्टर्ड कॉल के माध्यम से करती है, लेकिन होली के बाद एक तरफ बुकिंग की अवधि बढ़ा दी गई है तो दूसरी ओर गैस किल्लत के बीच 3 दिन से सर्वर फेल है। अब ऐसे में अब इस समय को निर्धारित किए जाने से परेशानियां और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आईओसी जिला नोडल अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, गोदाम भरे हुए हैं, लोग अनावश्यक तौर पर बुकिंग करा रहे हैं। इसके कारण सर्वर प्रभावित हो रहा है, इससे सिलेंडर आपूर्ति में भी दिक्कत आ रही है। गैस ना मिलने पर आप दोस्तों इस नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं, जहां हमने सामने आपको फोन नंबर दे दिया है जो टोल फ्री नंबर है। इंडियन और एचपी गैस ग्राहक सेवा टोल फ्री नंबर आप देख पा रहे हैं, साथ में भारत गैस ग्राहक सेवा टोल फ्री नंबर भी आप सामने देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वाकई में सिलेंडर बुकिंग में कोई परेशानी हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपका रिव्यू ले सके। तो भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों सिलेंडर बुकिंग को लेकर, और लगे हाथों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।